It's time to start today the ball pen. It's a ball poem. यही chapter 3 का fourth part है. You can see in the content the fourth part 1 to 3rd that are third the orbital wild elements by Caroline Wells that we have read. Now it's time to learn. It's time to study about the ball pen written by John Barrymore. John Barrymore, 25 October 1940 to 7 January 1972, was an American poet and scholar born in MC Alester, Oklahoma. He was a major figure in American poetry in the second half of the 20th century and was considered a key figure in the confessional school of poetry. His best-known work is a dream song. His best-known work, सबसे बढ़िया काम किया था इन्होंने ड्रीम सॉन्ग्स में. ठीक है, आप लोग अबाउट द पोएट थोड़ा बहुत आप लोग पोएट को समझ लो, देख लो. इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन काफ़ी ज़रूरी होती है पोएट के बारे में, जॉन बैरीमैन के बारे में, कि ये 25 अक्टूबर 1914 को पैदा लिए थे और उनकी मौत कब हुई थी 7 जनवरी 1972 को. अमेरिका के पोएट थे ये बहुत अच्छे स्कॉलर थे. ये कहाँ पैदा लिए थे? अल्कास्टर, ओक्लाहोमा में. के अल्कास्टर, ओक्लाहोमा में, ओक्लाहोमा में इन्होंने जन्म लिया था. मेजर फिगर इन अमेरिकन पोइट्री, बहुत ही बड़े मुख्य भूमिका थे, मुख्य एक फिगर थे अमेरिकन पोइट्री के क्षेत्र में. अमेरिकन पोइट्री, अमेरिकी कविता के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़े फिगर थे. इन द सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के मध्य, 20वीं शताब्दी के दूसरे मध्य, 20वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, आप समझ जाइए. एक तो हाफ हो गया 20वीं शताब्दी के बीच और उसके सेकंड लेटर पार्ट में, नॉट द फर्स्ट पार्ट. हाफ के फर्स्ट पार्ट नहीं, हाफ के सेकंड पार्ट वाले, यानी कि आफ्टर 1950, आप समझ सकते हैं 1950 के बाद के ये बहुत ही मशहूर अमेरिकन पोइट रह चुके थे एंड वाज कंसिडर्ड अ की फिगर इन कॉन्फेशनल स्कूल ऑफ पोइट्री. हिज बेस्ट नोन वर्क आप समझ के ड्रीम सॉन्ग्स. बिफोर चलिए बॉल पोएम को पढ़ने से पहले कुछ इंट्रोडक्शंस पोएम्स के बारे में. ये पोएम किस बात को लेकर है? A boy uses a ball, he is very upset. A ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. Why is then the boy so upset? Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. एक लड़का अपने बॉल को, अपने गेंद को खो बैठता है और बहुत ही उदास हो जाता है. ए बॉल डजंट कॉस्ट मच, है ना, नॉट इज डिफिकल्ट टू बाई अनदर. वो बॉल ज़्यादा पैसे का था भी नहीं और उसे दूसरे गेंद को भी खरीदा जा सकता था. फिर भी उसके खो जाने पर वो लड़का काफ़ी उदास रहता है. क्यों आखिर वो इतना उदास रहता है उसको लेकर के? चलिए पोएम को पढ़ने वाले हैं. टू सी What the poet thinks has been lost. पोएट क्या सोचते हैं खो जाने के घटना को लेकर के, किसी वस्तु के खो जाने की घटना को लेकर के पोएट का क्या सोचना है. एंड what the boy has to learn from the experience of losing something. किसी चीज़ को खो जाने के, किसी चीज़ के भुला जाने के, बिछुड़ जाने के एक्सपीरियंस से, अनुभव से वो लड़का क्या सीख लेने चाहता है, उसे क्या सीख लेनी होती है. किसी वस्तु के खो जाने से, किसी वस्तु के खो जाने के अनुभव से उस लड़के को क्या सीख लेनी होती है, क्या सीखना चाहिए. What has to be learned? The boy has to learn from the experience of losing something. क्या उसे सीख लेनी चाहिए किसी वस्तु के, किसी गेंद के, अर्थात किसी ऑब्जेक्ट के खो जाने से. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? ऑथर कह रहे हैं वो बच्चा, वो लड़का अब क्या होगा, किस हालात में वो होगा जिसने अपने गेंद को खो बैठा है, जिसने अपने गेंद को भुला दिया है. उस लड़के की अभी हालत क्या होगी?
वो अब क्या करने को होगा? आई सॉ इट गो, मैं उसे जाते हुए देखा। मैरली बाउंसिंग, who lost his ball, what is it to do now? I saw it go merrily bouncing, मैंने उसे, उसके गेंद को खुशीपूर्वक उछलते कूदते गली के नीचे जाते हुए देखा, और वो बॉल उसका गेंद गली के नीचे उछलते कूदते खुशीपूर्वक उछलते उछलते गली के नीचे जाते हुए एक पानी में जा गिरा। मैंने देखा। यह अनुभव जॉन बेरीमैन कह रहे हैं। एक लड़के की एक्टिविटीज़, उसका उसके बॉल के प्रति उस लगाव को देख करके और उसके हैप्पीली एंड वेरी मैरली प्रसन्नता पूर्वक उछलते कूदने वाली उस गेंद को ऑथर जॉन बेरीमैन देख रहे हैं, और देखते हुए वे कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, हम लोगों से पूछ रहे हैं कि मैंने देखा उसके गेंद को बहुत ही खुशी खुशी उछलता हुआ गली के नीचे से जाता हुआ एक पानी में जा गिरा। No use to say, oh there are other balls. यह कहने का कोई मतलब नहीं है, या कहने का कोई अर्थ नहीं है कि गेंदे तो और भी हैं। अरे भाई, गेंदे तो और भी हैं, एक चली गई तो क्या हरकत है। लेकिन उस बच्चे के लिए ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं था। There is no meaning to say, there is no use to say of him. क्योंकि वो बच्चा अपने उस गेंद से इतना लगाव, इतना मोहब्बत रखता था, जैसे कि माँ बच्चे से रखती है, बच्चा माँ से रखता है। वैसा एक नज़दीकी संबंध था उसका अपने उस गेंद से। बहुत ही सिंपैथेटिक था अपने गेंद के प्रति, लविंगफुल था, अफेक्शनेट था। इसलिए कोई अगर उसे कह दे कि अरे भाई बच्चे कितना क्यों परेशान होता है, एक चली गई तो दूसरे आ जाएगा ना, दूसरा खरीद लोगे, तो नो यूज टू से, उससे उस बच्चे को ऐसे स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं था, कोई मतलब नहीं था, उसके लिए कोई व्यर्थ बात थी। ऐसा कहना उस बच्चे के लिए बिल्कुल व्यर्थ होगा कि ओ दे आर अदर बॉस, गेंदे तो और भी हो सकती हैं, मिल सकती हैं। An ultimate shaking grip fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young day into the harbor where his ball went. अब फिर ऑथर ने यह नोटिस किया उस बच्चे को अचानक से अपने बॉडी को, अपने बदन को उस हार्बर यानी कि उस बंदरगाह पर खड़े खड़े, कठोरतापूर्वक उस बंदरगाह पर खड़े होते हुए बिल्कुल निश्चल रूप से कांपता हुआ बंदरगाह पर कठोरतापूर्वक समझ रहे हैं ना, बिना हिले डोले। मैंने देखा उस बच्चे को बंदरगाह पर कठोरतापूर्वक बिल्कुल बिना हिले डुले और निश्चल रूप से कांपते हुए उस स्थान को निहारता रहा, साथ में अपने बचपन के समस्त उन बीते हुए दिनों को याद करता हुआ उस बंदरगाह पर कठोरतापूर्वक खड़ा होते हुए निश्चल, ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है निश्चल रूप से कांपते हुए, मतलब लगातार कंटिन्यूसली आप कांप रहे हो। क्यों कांप रहे हो? कांपने का वजह क्या है कि आपका मान लो कोई अपना सगा संबंधी जो है, आपके बहुत ही क्लोजेस्ट रिलेशन के जो हैं, वे आपसे बिछुड़ गए हैं, आपको छोड़कर चले गए हैं, तो आप एक पल के लिए जहाँ खड़े हो वहाँ बिल्कुल एक कठोरतापूर्वक खड़े हो जाओगे, निश्चल रूप से कांपने लग जाओगे, अचलित मतलब कंटिन्यूटली आप कांपोगे, थरथराओगे, उनकी याद में खो जाओगे। एक टक निहारता हुआ उस स्थान को वो बच्चा देख रहा था जहाँ उसकी गेंद पड़ी हुई थी, गिरी हुई थी। बंदरगाह के तट पर खड़े हुए कैसे कठोरतापूर्वक, very rigidly he was standing there at the coast of harbor, और अपने बचपन के समस्त उन प्यारे, मनमोहक, आनंददायक उन बीते हुए लम्हों को याद करता हुआ उस स्थान की ओर घूर रहा था जहाँ पर उसकी गेंद गिरी हुई थी। वह उसे याद कर रहा था, अपने गिरी हुए गेंद को, अपने उस खोए हुए गेंद को, जो वहाँ उस स्थान पर, पानी की उस स्थान पर, एट अ पर्टिकुलर प्लेस इन द वाटर, इनसाइड द वाटर, किसी मान लो कोई कीचड़ होगी, कादू की, वहाँ गिरी हुई है। तो
हार्बर के पास बंदरगाह पर खड़े होकर के अपने गेंद को निहार रहा था, उस स्थान को निहार रहा था जहाँ उसकी गेंद गिरी हुई थी, मानो जैसे कि उसका कोई अपना बिछुड़ गया हो और अपने को बिछुड़ने का गम वो खड़े खड़े सह रहा है, गम को झेल रहा है। और अपने के बिछुड़ने के गम के कारण वह बहुत ही कठोरतापूर्वक वहाँ खड़े होते हुए निश्चल रूप से काँप रहा है, और निश्चल रूप से काँपते हुए अपने बचपन के सारे दिनों को याद करता हुआ, ऑल इज यंग डेज, यहाँ लिखा है ऑल इज यंग डेज, अपने बचपन के समस्त दिनों को याद करता हुआ उस स्थान की ओर घूर रहा है जहाँ उसकी गेंद गिरी हुई, जहाँ उसकी बॉल गिरी हुई थी, बॉल वेंट। आई वुड नॉट इंट्रूड हिम, अब पोइट कहते हैं, कवि कह रहे हैं कि मैं उसके इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करूँगा। वो लड़का क्या कर रहा है, अपने बीती हुए कल को याद कर रहा है, अपने यंग दिनों को, अपने नौजवान दिनों को जो उसने उस गेंद के साथ बिताया था। हो सकता है उस लड़के का उस गेंद से बहुत ही पुराना कुछ संबंध रहा होगा, बहुत ही समय से अब उस गेंद को संभालते आ रहा होगा, अचानक से वो गेंद गुम हो गई, है ना। अरे गेंद तो दूसरी आ जाएगी, लेकिन उसके साथ जो उसका अटैचमेंट, उसका जो मोहब्बत, लगाव, बचपन की जो यादें उससे जुड़ी हुई, उसे तो आप किसी मार्केट से नहीं खरीद के ला के दे सकते हैं ना। गेंद तो आप ला के खरीद दे देंगे। इसलिए नो यूज टू से ओ देयर अदर बॉस, ऐसा कहना व्यर्थ होगा। ऐसा कहने का कोई मतलब ही नहीं उस लड़के के लिए, क्योंकि उस लड़के के लिए जो अटैचमेंट है उस गेंद से, जो लगाव था, जो यादें थी, उसे तो आप नहीं ला के दे सकते हैं मार्केट से खरीद के। इसलिए ऐसा कहना उस लड़के के लिए बिल्कुल व्यर्थ था, पोएट का कहना है। एंड आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, उसके मामले में मैं दखल नहीं दूंगा, क्योंकि वो लड़का बहुत ही गहरी याद में निश्चल रूप से कांपता हुआ अपने बचपन के दिनों को याद करता हुआ उस स्थान पर निहार रहा है, घूर रहा है। मैं उसके मामले में दखल नहीं दूंगा। आगे, ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। देखिए, डाइम का मतलब होता है कॉस्ट, एक मूल्य होता है जो कि उस गेंद का था। संयुक्त राज्य में जो करेंसी चलती है उसे कहते हैं सेंट। सेंट नाम की करेंसी चलती है, जिसे यहाँ पोइट्री डिवाइस के तौर पर डाइम कहा गया है, पोइट्री टर्म के तौर पर डाइम कहा गया है। दैट इज कॉल्ड सेंट इन, दैट इज द करेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और कितनी करेंसी? तो मात्र एक। ए डाइम का मतलब होता है, एक डाइम का मतलब हुआ अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य के तौर पर, उसके मुताबिक, संयुक्त राज्य स्टेट के मुताबिक एक डाइम का मतलब होता है 10 सेंट, 10 सेंट। तो वो बॉल का कीमत कितना था? मात्र 10 सेंट। और ये वर्थलेस है, ज़्यादा महंगा चीज़ नहीं था, ज़्यादा 10 सेंट कुछ खास होता नहीं है, कोई खास महंगा बॉल नहीं था। ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, मतलब वो बॉल मात्र एक डाइम का था, एक डाइम का था, अर्थात 10 सेंट का था। दूसरी गेंद खरीदी जा सकती हैं, बिकॉज इट इज वर्थलेस, मूल्यवान, मूल्यहीन था वो, ज़्यादा कोई कीमती गेंद नहीं था कि जिसे खो जाने से इतना विलाप किया जाए, इतना रुदन किया जाए। नाउ he senses first responsibility in a world of possession. अब वो लड़का he senses first responsibility in a world of possession. अब वो लड़का पाता है कि अधिकार से भरी हुई इस संसार में अपनी पहली उत्तरदायित्व को वो समझता है। अपने प्रिय के, जैसे कि आपका कोई प्रिय बिछुड़ जाता हो, तो उत्तरदायित्व और जिम्मेवारियां और अधिकार, अपना अधिकार जो होता है बनाने के लिए जो पूरी दुनिया लगी हुई है, अधिकार से भरी हुई संसार में वो लड़का भी अपना कुछ उत्तरदायित्व को समझने बूझने लगता है। होता है ना, अक्सर कोई आपका अपना नज़दीकी संबंध गुजर जाता हो तो उसके बाद आपका पूरा फॉर्म, आपका पूरा जो चाल चलन है, सोचने की तरीके जो हैं, आपकी जो निर्णय शक्ति हैं, जो आपके क्रियाकलाप हैं, आपका मूड बिल्कुल पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर जाता है उस हादसे के बाद जो आपने अपने जीवन में फेस, कटु हादसे के बाद, जिसमें आपके कोई बहुत ही नज़दीकी प्रियजन आपको छोड़कर चले जाते हैं। तो आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं उनके जाने के बाद।